हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लॉ विद ट्विंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज के इस सेशन में हमने पब्लिक इंटरनेशनल लॉ या इंटरनेशनल लॉ का क्वेश्चन आंसर सेशन देखना है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर में हम लोग जितने भी क्वेश्चंस लास्ट एग्जाम्स में आते हैं, पूछे गए हैं या आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे, शॉर्ट टाइप भी लॉन्ग टाइप भी। तो हर यूनिवर्सिटी के लिए ये सेशन बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के विद्यार्थी हो, चाहे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ या पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, दिल्ली यूनिवर्सिटी या इक्फा यूनिवर्सिटी या महाराजा अग्रसेन, महाराजा अपनी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, कोई भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है आप, आपके लिए ये सेशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र हरियाणा, इन सभी के लिए सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सेशन पूरा देखें। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन अजाइलम। अजाइलम को डिफाइन कर दीजिए। क्वेश्चन है डिफाइन अजाइलम। देखिए स्टूडेंट्स, अजाइलम समझने से पहले हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि एक्स्ट्राडिशन क्या होता है। होता क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से मेरी बात सुनना। जब कोई व्यक्ति किसी भी जगह पे क्राइम कर देता है, मान लो एक ए है, उसने कहीं पे कोई क्राइम कमिट कर दिया, सपोज उसने मर्डर कर दिया, एक पर्सन है, उसने कहीं किसी कंट्री में मर्डर कर दिया, क्राइम कर दिया, उसके बाद ए जो है वो किसी दूसरी कंट्री में भाग जाता है, रन अवे हो जाता है। मतलब ए ने इंडिया में क्राइम किया, इंडिया में क्राइम कमिट किया और इंडिया में क्राइम कमिट करके वो इंग्लैंड में चला गया, इंग्लैंड में भाग गया। अब इंडिया जो है वहां पे क्राइम कमिट हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, इंडिया में क्राइम हुआ है, इंडिया में ऑफेंस हुआ है, तो इंडिया ने उस बंदे को सजा तो देनी है। क्राइम इज ऑफेंस अगेंस्ट द सोसाइटी, सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम हुआ है, तो इंडिया उस बंदे को ट्राई भी करना चाहेगा और उस एक्यूज्ड पर्सन को जिसने क्राइम किया उसको सजा भी देना चाहेगा। लेकिन इंडिया ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? पहला कारण क्या है? क्योंकि वो पर्सन इंडिया में है नहीं, जिसका ट्रायल चलाना है वो तो इंडिया में है नहीं। और दूसरी बात, अगर उसको हमने पनिशमेंट भी देनी है तो उसे उसका इंडिया में होना जरूरी है, तभी उसको पनिशमेंट दी जाएगी। और दूसरी बात, जहां पे पर्सन भागकर चला गया इंग्लैंड में, वहां पे जाकर देखा जाए तो क्या इंग्लैंड ए को ट्राई कर सकता है? इंग्लैंड ए का केस चला सकता है? नहीं चला सकता, क्योंकि इंग्लैंड के पास जो है वो जुरिस्डिक्शन नहीं है। इंग्लैंड में बंदे ने क्राइम नहीं कमिट किया, इंग्लैंड का वो सिटीजन नहीं है, इंग्लैंड का वो कुछ लगता नहीं है, तो इंग्लैंड उसके ऊपर मुकदमा क्यों चलाएगा? मतलब जब एक व्यक्ति एक कंट्री में क्राइम कमिट करके दूसरी कंट्री में भाग जाता है, तो जिस कंट्री में क्राइम कमिट किया गया है वो कंट्री उस बंदे के ऊपर केस नहीं चला सकती, क्योंकि बंदा वहां पे है नहीं, ना उसको सजा दे सकती है। और जहां पे वो भाग जाता है वो कंट्री भी उस बंदे के ऊपर केस नहीं चला सकती, क्योंकि उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो यहाँ पर दो कंसेप्ट निकल के सामने आते हैं। एक आता है एक्स्ट्राडिशन, एक आता है अजाइलम। अब मान लो इंग्लैंड ने उस पर्सन को, किसको? ए को, जो इंग्लैंड में भागकर शिप गया था, उस ए को इंग्लैंड ने वापिस द्वारा से इंडिया में भेज दिया। मतलब ए इंग्लैंड में आकर भाग गया था इंडिया से ना, इंग्लैंड में क्राइम कमिट करके, तो अगर इंग्लैंड ने ए को वापस इंडिया को दे दिया तो वो होता है हमारा एक्स्ट्राडिशन। और अगर इंग्लैंड ने ए को इंडिया को वापस नहीं दिया, उसको शरण दे दी, उसको शेल्टर दे दिया, अपने देश में रहने की इजाजत दे दी, तुम हमारे देश में रहो, हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे, इजाजत देंगे, तो ये होता है अजाइलम। तो व्हाट इज अजाइलम? बेसिकली अजाइलम इन सिंपल लैंग्वेज इज अ प्रोटेक्शन विच इज प्रोवाइडेड बाय अ कंट्री to a person who has committed a crime in some other country and run away to that country। तो अजाइलम एक ऐसी चीज है जिसमें एक कंट्री दूसरे पर्सन को प्रोटेक्शन देती है, जो पर्सन दूसरी कंट्री में क्राइम कमिट करके उसकी अपनी कंट्री में आ गया है। अजाइलम इन इंटरनेशनल लॉ is a protection granted by the state
टू फॉरेन सिटीजन अगेंस्ट हिज ओन स्टेट। एक अजाइलम क्या है? अजाइलम एक प्रोटेक्शन है जो एक कंट्री ग्रांट करती है, जैसे यहाँ पे इंग्लैंड ग्रांट कर रही है ए को, टू फॉरेन सिटीजन। ए ऑब्वियसली बात है, फॉरेन इंडिया का सिटीजन तो है। तो अजाइलम एक प्रोटेक्शन है जो एक कंट्री ग्रांट करती है दूसरे देश के लोगों को। किससे किससे प्रोटेक्शन ग्रांट करती है? अगेंस्ट पर्सन्स ओन कंट्री, जो पर्सन की अपनी कंट्री है, जैसे यहाँ पे ए की अपनी कंट्री इंडिया है, इंडिया के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दे रही है इंग्लैंड यहाँ पे ना। दिस इज बेसिकली अजाइलम। पर्सन फॉर whom asylum is established has no legal right to claim asylum. That is very very important point. देखो अजाइलम की बात की जाए ना, तो एक आर्टिकल है हमारे पास, आर्टिकल 14 ऑफ UDHR, आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स 1948। इसका आर्टिकल 14 क्या बोलता है यूडीएचआर का? यूडीएचआर के 31 आर्टिकल, आई थिंक 31 है या 30 होंगे, 31 होंगे शायद। उसका आर्टिकल 14 क्या बोलता है कि हर व्यक्ति के पास राइट है, ह्यूमन राइट है कि वो अजाइलम क्लेम कर सकता है दूसरे देश में। हर व्यक्ति दूसरे देश में जाकर वहां पे शरण क्लेम कर सकता है, उसके पास राइट है। लेकिन आर्टिकल 14 ये कभी नहीं बोलता कि जिसके पास जाकर वो शरण क्लेम करे वो उसको शरण भी दे, ये उसकी ऑब्लिगेशन नहीं है कंट्री की। कंट्री से आप अजाइलम क्लेम कर सकते हो, पर कंट्री आपको अजाइलम देगी नहीं देगी वो कंट्री की अपनी इच्छा है। इसलिए लिखा गया कि आर्टिकल 14 बोलता है यूडीएचआर का कि अजाइलम, a person has right to claim asylum, but it is not the duty of a country to give the asylum. ये कंट्री की ड्यूटी नहीं है, कंट्री की मर्जी है वो अजाइलम दे या ना दे, ये उसकी इच्छा है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अजाइलम दो प्रकार की होती है, एक और पॉइंट आप यहाँ पे समझ लें। अजाइलम दो प्रकार की होती है बच्चों, एक होती है हमारी टेरिटोरियल अजाइलम, टेरिटोरियल अजाइलम, एक होती है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अजाइलम। ये भी आप अजाइलम में लिख सकते हो कि अजाइलम दो प्रकार की होती है, एक होती है टेरिटोरियल अजाइलम, एक होती है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अजाइलम। तो टेरिटोरियल अजाइलम क्या होती है? जब पर्सन अपनी ही टेरिटरी में अजाइलम दे दे। टेरिटोरियल अजाइलम मतलब अपनी टेरिटरी में अजाइलम देना। इंडिया का पर्सन अमेरिका भाग गया, अमेरिका ने अपने देश में उसको अजाइलम दे दी, टेरिटोरियल अजाइलम, टेरिटरी के अंदर अजाइलम दी। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अजाइलम मतलब टेरिटरी में अजाइलम नहीं दी, टेरिटरी के बाहर अजाइलम दी। बाहर कहां पर? वो होती है एम्बेसीज, एम्बेसी में अजाइलम दे दी, या फिर जो हमारे डिप्लोमेटिक, जहां डिप्लोमेट्स रहते हैं एक कंट्री के, बता देता हूं आपको। अजाइलम जैसे एम्बेसीज में दे दी, या जहां पे डिप्लोमेट्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में अमेरिका की एम्बेसी भी है, इंग्लैंड की एम्बेसी भी होगी। इंडिया में किसी ने क्राइम कमिट किया और इंग्लैंड की एम्बेसी में भाग गया, इंग्लैंड की एम्बेसी में लोगों को लगा यार ये बंदा खतरे में है, हमें इसको अजाइलम देना पड़ेगा। वो अपनी एम्बेसी में उसको छुपा लेंगे, अपनी एम्बेसी में अजाइलम दे देंगे। दैट इज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अजाइलम। और अगर वो पर्सन इंग्लैंड में चला गया, वहां जाके अजाइलम मिला, दैट इज टेरिटोरियल अजाइलम। दो प्रकार का अजाइलम होता है। ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया खत्म अजाइलम के बारे में। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो स्टूडेंट्स लाइक जरूर करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पे हम आपको लॉ के रिगार्डिंग सारे ही सब्जेक्ट्स के नॉलेज देते हैं, जो कि आपके हर एग्जाम्स के लिए बड़ा हेल्पफुल सिद्ध होता है। दूसरा क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पेपर में अक्सर आता है और आ भी सकता है, जस्ट कोगेन। व्हाट इज जस्ट कोगेन? देखो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया हुआ है, मैं साथ में बता भी देता हूँ आपको कहाँ से आया क्वेश्चन। ये जो अजाइलम और एक्स्ट्राडिशन है, वो तो अजाइलम एक्स्ट्राडिशन एक चैप्टर है, उसी में से क्वेश्चन आया हुआ है ना। जस्ट कोगेन जो वो सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ से क्वेश्चन है, सोर्सेज ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। होता क्या है स्टूडेंट्स, जस्ट कोगेन एक बेसिकली लैटिन फ्रेज है, लैटिन फ्रेज, इट इज लैटिन फ्रेज। ये लैटिन भाषा का फ्रेज है, लातीनी भाषा का, जिसका मतलब होता है कंपेलिंग लॉ, कंपेलिंग लॉ। समझने की कोशिश करना, एक ऐसा लॉ जो कंपेल करता है बंदे को उस काम करने के लिए, इट इज कंपेलिंग लॉ। लैटिन फ्रेज है ये जस्ट कोगेन, जिसका मतलब है कंपेल करने वाला कानून। होता क्या है, हमारे इंटरनेशनल लॉ में, हमारा जो इंटरनेशनल लॉ है, अंतरराष्ट्रीय विधि है, उसमें कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं। इंटरनेशनल लॉ में कुछ फंडामेंटल
प्रिंसिपल्स होते हैं, जो प्रिंसिपल्स बाइंडिंग होते हैं ऑन ऑल स्टेट्स, एंड इन प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट कोई भी एक्सेप्शन अलाउड नहीं है। मतलब क्या हुआ बोलने का कि इंटरनेशनल लॉ में कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो पूरे वर्ल्ड के हर कंट्री को मानने पड़ते हैं, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो अमेरिका हो, अफगानिस्तान हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, कोई भी कंट्री हो, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स इंटरनेशनल लॉ के वो हर कंट्री को मानने पड़ते हैं और कोई भी कंट्री उनके अगेंस्ट नहीं जा सकती। उन प्रिंसिपल्स को जस्ट कोगन बोला जाता है। कंपेलिंग लॉ, जो कंपेल है, सभी के ऊपर जबरदस्ती थोपे जाने वाले लॉ, कुछ ऐसे कानून हैं हमारे इंटरनेशनल लॉ में जो हर कंट्री को मानने ही पड़ेंगे। इसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई कंट्री उन इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट नहीं जा सकती, एक्सेप्शन नहीं क्रिएट कर सकती। वो प्रिंसिपल्स आपको मानने हैं तो मानने ही पड़ेंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल अगेंस्ट, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन ऑन जेनोसाइड, एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन ऑन जेनोसाइड। जेनोसाइड होता है मतलब कि जैसे बम गिरा के कहीं पे बहुत से लोगों को मार दिया, जनरल पब्लिक को इकट्ठा मार दिया बम गिरा कर, तो वो जेनोसाइड होता है, बहुत से लोगों का इकट्ठा मर्डर कर दिया। तो एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन है जेनोसाइड के ऊपर। मतलब इंटरनेशनल लॉ का एक प्रिंसिपल है कि कोई भी कंट्री ऐसा कुछ काम नहीं करेगी जिससे पब्लिक एट लार्ज बहुत से लोग इकट्ठे उनकी मृत्यु हो जाए, उनका मर्डर हो जाए। जेनोसाइड प्रोहिबिटेड है इंटरनेशनल लॉ में। तो ये जो प्रिंसिपल है ना, ये जस्ट कोगन है, ये कंपेलिंग लॉ है, सभी कंट्रीज को मानना पड़ेगा। कोई कंट्री इसके अगेंस्ट जाकर लॉ नहीं बना सकती। कोई कंट्री ऐसा नहीं बोल सकती कि हम लोग, मान लो कोई एक कंट्री है वो बोलते हैं जी हम कभी जेनोसाइड नहीं करेंगे लेकिन हाँ इस कंट्री के अगेंस्ट करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक जनरल प्रिंसिपल है, जस्ट कोगन है, कंपेलिंग लॉ है। जस्ट कोगन का मतलब होता है कंपेलिंग, एक ऐसा लॉ जो कंपेल है, जो सबको मानना ही पड़ेगा। पहला एग्जांपल आ गया एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शंस ऑन द जेनोसाइड। दूसरा एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं, स्लेवरी इज प्रोहिबिटेड। जो स्लेवरी है, किसी को स्लेव बनाना, किसी को अपना जो है दास बना के रखना, वो स्लेवरी अब इंटरनेशनल लॉ में प्रोहिबिट हो गई है। कोई कंट्री किसी कंट्री को अपना स्लेव नहीं बना सकती, अपना गुलाम नहीं बना सकती। कोई कंट्री किसी की सॉवरेंटी में इंटरफेयर नहीं कर सकती। ये इंटरनेशनल लॉ का प्रिंसिपल है और कोई भी इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। ये जस्ट कोगन है, कंपेयरिंग लॉ है। टॉर्चर और अदर इनह्यूमन ट्रीटमेंट, कोई भी कंट्री किसी भी इंसान के ऊपर टॉर्चर नहीं करेगी, इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं करेगी। ये भी जस्ट कोगन का एग्जांपल है। प्रोलॉन्ग्ड आर्बिट्रेरी डिटेंशन, कोई भी कंट्री किसी भी व्यक्ति का लंबे टाइम तक डिटेंशन में नहीं रखी, किसी व्यक्ति को उसके ह्यूमन राइट्स को वायलेट नहीं करेगी। ये भी जस्ट कोगन है। जस्ट कोगन जिसको हम लोग परएम्प्टरी नॉर्म्स भी बोलते हैं, परएम्प्टरी नॉर्म्स। पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय परएम्प्टरी नॉर्म्स। परएम्प्टरी नॉर्म्स क्या होती हैं? परएम्प्टरी नॉर्म्स मींस जस्ट कोगन, इट इज लैटिन फ्रेज, इट मींस कंपेलिंग लॉ, इट मींस सम प्रिंसिपल्स which are binding on each and every country and no one country can go beyond those principles and can go to unfollow those principles। वो उन principles को unfollow नहीं कर सकती, वो मानने पड़ते हैं। फंडामेंटल और ओवरराइडिंग प्रिंसिपल इंटरनेशनल लॉ में ये it is absolute in nature which means that there is no defense for the commission of any act that is prohibited by just कोगन। मतलब जस्ट कोगन जो प्रिंसिपल्स हैं वो सभी को मानने पड़ते हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स दो क्वेश्चन हमने देखे, हमने अजाइलम को देखा। अजाइलम को समझाते हुए मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्राडिशन भी बता दिया। मैंने आपको साथ में जस्ट कोगन के बारे में बताया। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आगे बता दूं आपको कि आप अगर लॉ की स्टडी कर रहे हैं, LLB, BLLB, BBLLB, BCLLB, कोई भी किसी प्रकार की लॉ की स्टडी आप कर रहे हैं, बैचलर्स कर रहे हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आफ्टर +2 कर रहे हैं, और आपको किसी भी लॉ सब्जेक्ट्स में दिक्कत है, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं अच्छे से, तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9864 9276, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप हमें, या इस पे वो व्हाट्सएप पे रिप्लाई ना मिले तो आप 9866 3476 इस पे व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं। आप हमसे किसी भी सब्जेक्ट की रेगुलर लेक्चर ले सकते हैं,
रेगुलर लेक्चर ले सकते हैं, या अगर आपने शॉर्ट में स्टडी करनी है तो आप हमारे रिवीजन या शॉर्ट सेशन भी ले सकते हैं। यहाँ पे लाइट पड़ रही होगी आपको, तो मैं आपको बता देता हूँ 9816492276 9816634276। देखो रेगुलर लेक्चर का मतलब क्या है, चाहे आपने सीआरपीसी पढ़ना है, सीपीसी पढ़ना है, एविडेंस लॉ पढ़ना है, मुस्लिम लॉ पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ना है, प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ना है, इंटरनेशनल लॉ पढ़ना है, आपने प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग पढ़ना है, आपने प्रॉपर्टी लॉ पढ़ना है, आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, आप हमें मैसेज कीजिए, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा वो सब्जेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है। रेगुलर लेक्चर का मतलब है ये लेक्चर हमारे 15 से लेकर 22, 23 या 20 घंटे के हो सकते हैं, कोई 15 घंटे का होगा, कोई 12 घंटे का भी है, जिसमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ आपको चीजों को बताया गया है। और शॉर्ट सेशन जो है वो 4 से लेकर 6 घंटे तक का हो सकता है, कोई एक आध होगा जो बड़ा होगा 7 घंटे का या 8 घंटे का, बाकी मैक्सिमम 4 से 5 घंटे के रहते हैं। ये शॉर्ट सेशन है, सिलेबस सारा इसमें भी कवर होता है, इसमें कवर होता है, इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन सारा कवर होता है, इसमें कुछ पार्ट छूट जाता है, डिटेल में हम नहीं बता पाते, कम टाइम होता है हमारे पास, आप हमसे सेशंस ले सकते हैं। जैसे इंटरनेशनल लॉ है, इसका आप रेगुलर भी ले सकते हैं, आप इसका रिवीजन भी ले सकते हैं। ये तो क्वेश्चन आंसर सेशन है ना, ये क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ मैं आपको, और आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है पूरा प्रॉपर रेगुलर या रिवीजन, तो आप वो भी ले सकते हैं हमसे। ये पेड सर्विसेज है, फ्री नहीं है, ये पेड सर्विस है हमारी, लेकिन हमारा कोई इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, जेन्युइन कॉस्ट है, आप हमसे ले सकते हैं। अगर आप रेगुलर लेक्चर के लिए पे करते हैं, यार एक बात को बड़ी महत्वपूर्ण बात बताने लगा हूँ, अगर आप रेगुलर लेक्चर का पे करते हैं आप हमें, तो रिवीजन आपको साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। रेगुलर तो मिलेगा, नोट्स तो मिलेंगे, रिवीजन साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप रिवीजन ही लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, वो कम कॉस्ट पे है, अबाउट 50%, इससे लेस होता है, रेगुलर से 50% कम ही होता है इसका, रिवीजन का 50% से ज़्यादा भी कम हो सकता है, आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप हमसे ये लेक्चर्स भी ले सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, जैसे अब इंटरनेशनल लॉ है, प्रोफेशनल एथिक्स है, मुस्लिम लॉ है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, प्रॉपर्टी लॉ है, किसी का भी रेगुलर सेशन भी ले सकते हैं, रिवीजन भी ले सकते हैं आप हमसे, या और कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे इंटरनेशनल, चाहे आपका सीपीसी है, सीआरपीसी है, लैंड लॉ है, प्लीडिंग ड्राफ्टिंग है, या कंपनी लॉ है, लेबर लॉ है, या क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी है, कोई भी सब्जेक्ट है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। थैंक यू सो मच, आपने मेरी ये बात सुनी बीच में थोड़ी सी। अब अगला जो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया स्टूडेंट, वो पूछा गया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मोनिज्म एंड ड्यूलिज्म। मोनिज्म एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मोनिज्म एंड ड्यूलिज्म। पहले समझना पड़ेगा मोनिज्म ड्यूलिज्म कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन कहाँ से बना है। तो बेसिकली मोनिज्म ड्यूलिज्म ये जो क्वेश्चन बना हुआ है वो बना हुआ है थ्योरीज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ, यहाँ से क्वेश्चन बना है। इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ, इनमें क्या रिलेशनशिप है, इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ में आपस में क्या रिलेशनशिप है, इन दोनों में से क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई इंटरनेशनल और म्युनिसिपल लॉ में क्या रिलेशनशिप है, यहाँ से क्वेश्चन आया मोनिज्म ड्यूलिज्म। तो मोनिज्म ड्यूलिज्म बेसिकली दो थ्योरीज हैं जो हमें रिलेशनशिप बताती है कि इंटरनेशनल लॉ जो हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट हमारे पास, और म्युनिसिपल लॉ जो किसी कंट्री के अंदर अप्लाई होता है, किसी कंट्री का अपना लॉ, जैसे इंडिया का अपना लॉ, अमेरिका का अपना लॉ, उन दोनों में रिलेशनशिप क्या है। तो पहले मोनिज्म, अगर मोनिज्म की बात करूं तो मोनिज्म थ्योरी जो थी वो बेसिकली फेमस हुई थी 18th सेंचुरी में प्रपाउंड हुई थी, 18th सेंचुरी में 18वीं शताब्दी में प्रपाउंड हुई थी, और इसको बाद में फॉरवर्ड किया था, बढ़ाया था, किसने बढ़ाया था, दो स्कॉलर थे, एक मोजर MOSER मोजर और मार्टन MARTN। मोजर और मार्टन दो स्कॉलर्स थे जिन्होंने इस थ्योरी को, ये जर्मन स्कॉलर थे साथ में ना, जर्मनी के जर्मन स्कॉलर थे जिन्होंने इस थ्योरी को बढ़ाया था, आगे फॉरवर्ड किया था, आगे इसको ज़्यादा डेवलप किया था। और ये जो थ्योरी है मोनिज्म थ्योरी, बेसिकली मैं ये करा रहा हूँ पहले आपको मोनिज्म थ्योरी, ये थ्योरी बेसिकली बोलती क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लॉ इज अ यूनिफॉर्म ब्रांच ऑफ नॉलेज, लॉ इज अ यूनिफॉर्म ब्रांच ऑफ
लॉ इज यूनिफॉर्म ब्रांच ऑफ नॉलेज, देयर एग्जिस्ट ओनली वन सेट ऑफ लीगल। ये थ्योरी क्या बोलती है कि लॉ जो है वो यूनिफॉर्म ब्रांच ऑफ नॉलेज है, लॉ केवल लॉ है, चाहे वो म्युनिसिपल लॉ है चाहे वो इंटरनेशनल लॉ है, लॉ तो लॉ है, और जो लॉ है वो बनाया जाता है ह्यूमन बीइंग्स के लिए, वो बनाया जाता है इंसानों के लिए। लॉ इज लॉ एंड ह्यूमन बीइंग्स के लिए लॉ बनाया जाता है, सिटीजन्स के लिए लॉ बनाया जाता है, इंसानों के लॉ बनाया जाता है। लॉ चाहे इंटरनेशनल लॉ हो म्युनिसिपल लॉ, इनमें कोई फर्क नहीं है। ये थ्योरी बोलते हैं, मोनिज्म थ्योरी बोलती है कि इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ में ये रिलेशनशिप है कि इनमें कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है। केवल एक लॉ एक यूनिफॉर्म ब्रांच ऑफ नॉलेज है, नॉलेज की यूनिफॉर्म ब्रांच है, एक जैसी ब्रांच है, चाहे वो इंटरनेशनल लॉ हो चाहे वो म्युनिसिपल लॉ, बोथ आर टोटली सेम। There is no difference between the municipal law and international law. According to this theory, both municipal law, international law are same. दोनों सेम है, ये थ्योरी ये बोलती है। वहीं मैं ड्यूलिज्म की बात करूं, ड्यूलिज्म क्या बोलता है, तो ड्यूलिज्म क्या बोलता है कि इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ दोनों में ये रिलेशनशिप है कि दोनों आपस में एक दूसरे से डिफरेंट हैं, बोथ आर डिफरेंट, both are not same. International law and municipal law, they both are different, they are not same. जहां पे मोनिज्म बोलता था कि इंटरनेशनल लॉ म्युनिसिपल लॉ सेम है, वहीं पे ड्यूलिज्म बोलता है, ड्यूलिज्म थ्योरी बोलती है इंटरनेशनल लॉ म्युनिसिपल लॉ सेम नहीं है, दोनों टोटली डिफरेंट है। इसको सपोर्ट करने वाले थे एनजी लोटी एंड ट्रिपल, एनजी लोटी ANZI LLOTI, एनजी लोटी एंड ट्रिपल TRIEPAL, ट्रिपल PAL। इन दोनों स्कॉलर्स ने क्या बोला कि भाई इंटरनेशनल लॉ म्युनिसिपल लॉ में ये रिलेशनशिप है कि दोनों आपस में सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट हैं। आगे इन दोनों क्या लिखा है, वेयर द मोनिस्टिक थ्योरी सेज दैट, जहां पे मोनिस्टिक थ्योरी क्या बोलती है इंटरनेशनल लॉ और स्टेट लॉ दोनों आपस में सेपरेट नहीं है, दोनों सेम है, दोनों आपस में बिल्कुल भी अलग नहीं है। म्युनिसिपल थ्योरी मोनिस्टिक थ्योरी ये तो बोलती है, मोनिस्टिक थ्योरी भी आ सकता है, मोनिज्म थ्योरी भी आ सकता है, ड्यूलिस्टिक थ्योरी भी आ सकता है, ड्यूलिज्म थ्योरी भी आ सकता है, सेम वर्ड है। मोनिस्टिक थ्योरी या मोनिज्म थ्योरी बोलती है दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है, लॉ लॉ है, लॉ इंसानों पे अप्लाई होता है, इंसानों के लिए बनाया जाता है, सेम है, यूनिफाइड ब्रांच ऑफ नॉलेज होती है लॉ। लेकिन वहीं पे ड्यूलिज्म बोलता है ऐसा नहीं है, दोनों आपस में डिफरेंट है, म्युनिसिपल लॉ अलग है, इंटरनेशनल लॉ अलग है। इसमें बोला गया कि दोनों आपस में अलग कैसे हैं, ये जो ड्यूलिज्म वाले ये बोलते हैं कि भाई म्युनिसिपल लॉ जो है वो तो किसी एक स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल होता है ना, म्युनिसिपल लॉ एक स्टेट के भीतर एप्लीकेबल होगा, इंटरनेशनल लॉ डिफरेंट स्टेट्स के बीच एप्लीकेबल होगा, ये फर्क है पहला, तो दोनों सेम नहीं है, ड्यूलिज्म बोलता है, क्योंकि म्युनिसिपल लॉ केवल देश के अंदर के लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगा, इंटरनेशनल लॉ वो देश वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज के बीच एप्लीकेबल होगा, पहला फर्क है दोनों में। दूसरा डिफरेंस क्या है, जो म्युनिसिपल लॉ है उसका सोर्स है कस्टम, जो एक कंट्री के अंदर डेवलप हुआ, इंटरनेशनल लॉ का सोर्स है कस्टम जो डिफरेंट कंट्रीज के बीच डेवलप हुआ। तीसरा डिफरेंस क्या है दोनों में, ड्यूलिज्म बोलते हैं जो म्युनिसिपल लॉ है उसका सब्जेक्ट कौन है, लोग, पीपल, अर्थात मुस्लिम जो म्युनिसिपल लॉ है, जो म्युनिसिपल एक कंट्री का लॉ है वो उस कंट्री के लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होता है, पर जो इंटरनेशनल लॉ है उसका सब्जेक्ट क्या है, स्टेट्स, जो वेरियस स्टेट्स हैं वर्ल्ड के, वो ये इसका सब्जेक्ट है। आई होप आपको समझ आ पा रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो दिस इज अबाउट द मोनिज्म या मोनिस्टिक, ड्यूलिज्म या ड्यूलिस्टिक थ्योरी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन, वो है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ डिस्कस। क्वेश्चन आया हो आपको कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इसको डिस्कस करो, तो अभी उसको भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ की, तो ये क्वेश्चन भी सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ में से पूछा गया है कि इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज क्या क्या हैं, उसी से ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो अगर मैं बात करूं सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ की, तो इसका मतलब है कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो आया कहाँ से है, फ्रॉम वेयर द इंटरनेशनल लॉ हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस। इसका मतलब यही है ना, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ मींस फ्रॉम वेयर द इंटरनेशनल लॉ हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस। इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्टेंस कहाँ से आया है, वही सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, सोर्सेज। तो सोर्सेज के बारे में वैसे तो कोई आर्टिकल नहीं है, लेकिन एक आर्टिकल है हमारे पास, आर्टिकल 38। किसका आर्टिकल है, स्टैट्यूट ऑफ
कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो हमारा आईसीजे का स्टैट्यूट है, आईसीजे का जो स्टैट्यूट है वो बात करता है, आर्टिकल 38 बात करता है सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज क्या क्या हैं, और ये बोलते हैं इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज पहला क्या है, इंटरनेशनल कस्टम, दूसरा इंटरनेशनल कन्वेंशन, तीसरा जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड स्टेट्स, चौथा ज्यूरिस्टिक वर्क, और पांचवा डिसीजंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ। तो ये कुछ सोर्सेज इंटरनेशनल लॉ के, अर्थात जो आर्टिकल 38 है वो बेसिकली बोलता क्या है कि जब भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास केस चलेगा, जब भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास केस चलेगा तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये सारे के सारे सोर्सेज को अप्लाई करेगा, इंटरनेशनल कस्टम को, इंटरनेशनल कन्वेंशन को, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड स्टेट्स को, ज्यूरिस्टिक वर्क को, और डिसीजन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ को। अब इसमें जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड स्टेट तीसरा बड़ा ही महत्वपूर्ण सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का, जो आईसीजे अप्लाई करता है जब डिसीजन देता है किसी भी केस में। होता क्या जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड स्टेट, देखो बहुत से कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, इंडिया है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, नेपाल है, भूटान है, और भी बहुत से कंट्रीज है, इंग्लैंड है, कितनी कंट्रीज है वर्ल्ड की। तो उन सभी कंट्रीज के जो म्युनिसिपल लॉ हैं, जो उनके अपने अपने कंट्री के जो लॉज हैं, उन लॉज में कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हर कंट्री फॉलो करती है। वो प्रिंसिपल जनरल प्रिंसिपल बन गए हैं क्योंकि जनरली हर कंट्री उसको फॉलो करती है, जैसा कि प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा, जैसा कि प्रिंसिपल ऑफ रेस सबजुडाइस, प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल, प्रिंसिपल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, और ये बहुत सारे मैं देख लेता हूँ क्या क्या है, प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ, प्रिजम्पशन गुड फेथ, 4, 5, 6 प्रिजम्पशन। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि ये जितने प्रिंसिपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स डिफरेंट कंट्रीज अपने देश में अप्लाई करते हैं, अपनी कंट्री में अप्लाई करते हैं, अपने म्युनिसिपल लॉज में अप्लाई करती हैं। तो ये सारे प्रिंसिपल जो वेरियस कंट्रीज इंटरनेशनल लेवल पे अप्लाई करती हैं, वो सारे प्रिंसिपल्स जनरल प्रिंसिपल्स बन जाएंगे लॉ के। अब उन्हें इंटरनेशनल लेवल पे भी अप्लाई किया जाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रेस जुडिकाटा क्या है, रेस जुडिकाटा बोलता है कि अगर एक बार कोई केस एक कोर्ट ने डिसाइड कर दिया तो वही केस, सिमिलर फैक्ट्स का केस सिमिलर कोर्ट द्वारा से डिसाइड नहीं करेगा। अगर एक केस को डिसाइड कर दिया और द्वारा से वैसा केस कोई पार्टी लेकर आती है तो कोर्ट रेस जुडिकाटा प्रिंसिपल अप्लाई करेगी, जिसका मतलब होता है ऑलरेडी डिसाइडेड मैटर, ऑलरेडी डिसाइडेड मैटर, और ऑलरेडी डिसाइडेड मैटर को दोबारा से डिसाइड नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल, मेरे और आपके बीच केस है, मैं कोर्ट में गया, केस मेरे हक में आ गया और आपको गुस्सा आया, आप क्या कहे, आप जिस कोर्ट में मैं गया था वहां नहीं गई, उसी लेवल के दूसरे कोर्ट में चले गए। ऐसा हो सकता है ना, मान लो एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ऐसी है कि उसका 50% इस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन बनती है, 50% इस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन बनती है। इस कोर्ट में मैं गया था और मैं केस जीत गया था, जो हारा वो इस वाले कोर्ट में चला गया जिसके पास 50% बनती है जुरिडिक्शन, वो यहाँ केस कर रहा है। जब केस करेगा
तो कोर्ट रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई करेगा और बोलेगा ये कोर्ट ये डिसीजन पहले से दे दिया गया है, पहले से केस डिसाइड हो चुका है, अब हम इसको डिसाइड नहीं करेंगे, ये डिसाइडेड ऑलरेडी डिसाइडेड मैटर है। तो ये होता है रेस जुडिकाटा। तो जैसे ये रेस जुडिकाटा प्रिंसिपल इंडिया मानता है, इंडिया के सिविल प्रोसीजर कोड में दिया गया है, बहुत सारे लॉज में दिया गया है। इंडिया क्या, अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सभी कंट्रीज मानती हैं। जब ये सभी कंट्रीज रेस जुडिकाटा को प्रिंसिपल मानती हैं तो ये बन गया जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। अब ये इंटरनेशनल लेवल पे माना जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर दो कंट्रीज के बीच समझौता हो जाता है, कोई डिसीजन डिसाइड हो जाता है, तो सेम कोर्ट में दोबारा से फिर आप नहीं जा सकते सेम मैटर को लेके। उसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल था एस्टॉपर। एस्टॉपर का मतलब क्या होता है बेसिकली कि आपने जो एक बार कुछ स्टेटमेंट दी, आपने कुछ स्टेटमेंट दी, उस स्टेटमेंट पर विश्वास करके किसी ने कुछ काम कर लिया। आपने बोला कि मैं आपसे ये जमीन खरीदूंगा, सॉरी आपने बोला कि मैं आपको ये जमीन बेचूंगा। आपने मुझे बोला मुकेश मैं ये जमीन बेचूंगा, तुम खरीद लो। मैंने क्या किया, पैसों का इंतजाम किया, अपनी थोड़ी ज्वेलरी बेची, थोड़ा लोन लिया और आगे पास पैसे लेके पहुंच गया। आप पे विश्वास करके मैंने काम किया, आगे स्टेप उठाया, मैंने पैसे इकट्ठे कर लिए और बाद में आप मुकर गए कि मैं नहीं बेचता, तो आपके ऊपर स्टॉप पर अप्लाई हो जाएगा। नाउ यू कैन नॉट स्टेप बैक, आप वापस स्टेप नहीं कर सकते अपना, अब आपको मुझे जमीन बेचनी पड़ेगी। ये प्रिंसिपल जो स्टॉपर का है ये